गुड मॉर्निंग। हम लोग मृदुला गर्ग जी की लिखी हुई जो उनका जो संस्मरण है मेरे संग की औरतें, उसको पढ़ चुके हैं और अब हम लोग प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित रही। लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, उनके जन्म लेने से पहले नानी गुजर चुकी थी, फिर भी उनसे प्रभावित क्यों रही, ये प्रश्न है। तो हमने जैसा पढ़ा कि लेखिका की जो नानी थी वह काफ़ी पर्दानशी महिला थी, परंपरागत रूप से रहने वाली महिला थी, जिनके पति विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर वहाँ से आते हैं तो वो अंग्रेज़ों का जो रहन सहन था वो पूरी तरह अपनाते हैं। लेकिन इनकी जो नानी थी वह इन सारे मुद्दों में अपना कोई नापसंद या पसंद जाहिर नहीं करती है। जो जैसा चल रहा है उसको चलने देती हैं। ना तो अपने पति के जीवन में दखल देती हैं कि आप ऐसा क्यों रहने लगे, आप ऐसा क्यों पहनते हैं, आप ये क्यों खाते हैं। ना ही उनके चलते अपने जीवन में कोई बदलाव किया कि पति ये कर रहे हैं तो मैं भी यही करूं। ऐसा नहीं किया उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का भी ख्याल रखा और पति की स्वतंत्रता का भी ख्याल रखा। तो कोई दखलंदाजी नहीं की उन्होंने। अपनी स्वतंत्रता का इस प्रकार ख्याल रखा कि जो अंग्रेजी रहन सहन उनके पति ने अपनाया उससे उसका असर उन्होंने अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया, और पति की स्वतंत्रता का ख्याल ऐसे रखा कि उनका जो जीवनचर्या था, उनका जो रहन सहन का तरीका था, उसमें इन्होंने दखल नहीं किया। एक यह बात थी प्रभावित करने वाली। दूसरी बात थी कि जो महिला किसी से मुंह भर के बात नहीं करती थी, कभी किसी से, अपने पति से भी उन्होंने खुलकर कोई बात नहीं कही, अपनी समस्या या अपनी पसंद नापसंद की बात ही नहीं की। उनको जब पता चला कि उनकी मृत्यु निकट है, वो बीमार हैं और उनकी मृत्यु हो सकती है, तब उन्होंने अपने पति को कहा कि आप अपने मित्र प्यारे लाल जी को बुलवाइए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अब यह एक आश्चर्यजनक बात थी कि वैसी महिला जो परंपरागत जीवन जी रही है, किसी पराये मर्द से मिलना चाह रही हैं। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? उनको लगा कि अब मेरी मृत्यु निकट है और मेरी बेटी बड़ी हो रही है, तो वो नहीं चाहती थी कि बेटी की शादी किसी साहब का हुक्म मानने वाले से हो। वो चाहती थी कि मेरी बेटी का जो पति हो वह एक स्वतंत्रता सेनानी हो, वह एक खुले दिमाग का व्यक्ति हो, जो गुलामी से बाहर हो और देश की आज़ादी के लिए कुछ करे। वह इस सोच से बाहर हो कि मुझे सिर्फ हुक्म मानना है। तो इस कारण से उन्होंने अपने पति के मित्र को बुलवाया, उनसे मिली, उनसे वचन लिया कि आप ही मेरी बेटी के लिए लड़का ढूंढेंगे। यह एक आश्चर्यजनक व्यवहार था उनके लिए, सबको हैरान करने वाला व्यवहार था। लेकिन इसके पीछे जो उनके मन में आज़ादी के प्रति सम्मान था, देश के प्रति सम्मान की भावना थी, वह सराहनीय थी। उससे लेखिका प्रभावित हुई। तो यही सब उनकी जो कहानियाँ थी, उनको देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में जो सुना इन्होंने, इस कारण से वह काफ़ी प्रभावित हुई उनके व्यक्तित्व से। एक अनपढ़ महिला जो हमेशा घर में रही, उसको इस बात का ख्याल था कि आज़ादी क्या होती है। उन्होंने अपनी आज़ादी में किसी को दखल नहीं देने दिया, ना ही दूसरे की आज़ादी में उन्होंने दखल दी। खास करके पति के मामले में जो बात आई कि पति जब विदेश से आए तो वो उस तरह का रहन सहन उन्होंने अपना लिया, तो उसका असर न स्वयं पर पड़ने दिया, इस प्रकार अपनी आज़ादी की रक्षा की, और उनके रहन सहन में खुद दखल नहीं दिया, तो उनकी जो निजता थी, उनकी जो आज़ादी थी, उसमें उसकी रक्षा की। फिर बेटी की शादी के लिए उन्होंने अपना जो उनका स्वभाव था उसको बदलते हुए, उसके विपरीत काम करते हुए, पर्दे वगैरह का ख्याल छोड़ते हुए पति के मित्र से मिली और उनको कहा, उनसे वचन लिया कि आप मेरी बेटी के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी खोजिएगा।
जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा हो, देश के लिए कुछ कर रहा हो। तो ये सब बातें थी, ये ऐसे गुण थे जिनसे कोई भी प्रभावित हो सकता है। तो लेखिका इसी कारण बिना देखे ही अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? लेखिका के नानी की होना चाहिए था। आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो अब फिर वही बात आती है कि वो एक दौर था जब सब कोई अपना योगदान दे रहा था देश की आज़ादी में, किंतु जो लेखिका की नानी थी वो तो एक घरेलू महिला थी, एक अनपढ़ महिला थी जो घर में रहती थी, पर्दे में रहती थी। तो वो बाहर जाकर कहीं जुलूस में तो भाग ले नहीं रही थी, किसी तरह के विरोध प्रदर्शन में नहीं भाग ले रही थी। फिर भी उनका कुछ योगदान इसमें बताया गया है। तो वो योगदान क्या था, किस प्रकार उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई? तो लेखिका की जो नानी थी उनकी भागीदारी यह रही कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक आज़ादी का सिपाही खोजा, बेटी के वर के रूप में। वह चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हो, जिसके मन में देश की आज़ादी के लिए जुनून हो और वह साहबों का भक्त नहीं हो, वह अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हो। तो इस तरह से उन्होंने अपना एक योगदान दिया कि एक ऐसे व्यक्ति को सम्मान दिया या एक ऐसे व्यक्ति को अपनाया जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। उस समय तो एक उसको फक्कड़ माना जाता कि ये तो कुछ करता नहीं है, इसका कोई भविष्य नहीं है, तो उससे शादी कौन करता। लेकिन इन्होंने एक वैसे व्यक्ति को अपनाया अपनी बेटी के लिए जिसको उस समय या आज की दृष्टि में भी आप देखेंगे तो कोई नेतागिरी कर रहा हो, इधर उधर घूम रहा हो, तो कोई भी माता पिता अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करना चाहेंगे। सोचेंगे ये नौकरी करता है कि नहीं, इसका कोई बिजनेस है कि नहीं, इसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, ये बातें सोचते हैं। लेकिन लेखिका की नानी ने वहाँ देश की आज़ादी का सिपाही ही जानबूझकर ढूंढा ताकि एक व्यक्ति ऐसा मिले जो देश के लिए लड़ रहा हो, उसको एक समर्थन भी मिले, उसको सहयोग मिल सके, उसको अपनाया जा सके। तो यह उनकी भागीदारी थी देश की आज़ादी के लिए। उनके मन में एक जुनून था जिसको उन्होंने इस प्रकार से व्यक्त किया और अपने हिस्से की जो चीज़ थी आज़ादी के लड़ाई में, उन्होंने अपना योगदान दिया। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका के माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखी। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में क लेखिका के माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए और ख लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। अब इसमें लेखिका की माँ के बारे में बताया गया कि वह एक कोमल नाजुक सी महिला थी जो कमज़ोर भी थी, थोड़ी बीमार भी रहती थी और कोई मेहनत मशक्क़त का काम नहीं कर पाती थी। तो जो माँ की परंपरा होती है, भारतीय माँओं की जो जीवन शैली होती है, उससे वह अलग जीवन जीती थी। जैसा हमने पढ़ा कि वह अपने बच्चों की तीमारदारी में नहीं लगी रहती थी, इसमें ये काम ज़्यादातर उनके पिता करते थे। जो मतलब परंपरागत जो माएँ करती हैं उससे वो अलग थी, वो इन सब में ज़्यादा रुचि उनकी थी नहीं। कुछ तो उनका शरीर भी कमज़ोर था, कुछ उनकी रुचि भी नहीं थी। वो किताब वगैरह पढ़ती थी, संगीत वगैरह में उनकी रुचि थी, तो वो ज़्यादातर समय उसमें बिताया करती थी। फिर भी वह पूरे घर पर राज करती थी, सबके दिलों पर राज करती थी। तो इसका कारण बताया गया, उसमें लेखिका ने स्पष्ट किया कि एक तो वह किसी की बात किसी को नहीं बताती थी, किसी का जो राज होता था उसको दूसरे पर जाहिर नहीं करती थी, मतलब इधर का बात उधर नहीं करती थी। वह सच बोलती थी, वह किसी की चापलूसी नहीं करती थी, वह जो सही बात होती उसको मुंह पर कहती थी। उसके बाद वह एक स्वतंत्र विचार वाली महिला थी, उसमें कोई
आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, और वो एक आज़ाद ख्याल महिला थी। मतलब वो किसी रूढ़ी में पड़ने वाली महिला नहीं थी, जो हमारे समाज में परंपरागत रूप से कई रूढ़ियाँ चली आ, रूढ़ी का मतलब होता है ऐसी चीज़ें चली आ रही है जिनको लोग पकड़ के रहते हैं, वो सही हो या गलत हो वही करते जाते हैं। तो उससे वो थोड़ी अलग थी। वह निष्पक्ष थी, किसी का पक्ष नहीं लेती थी किसी स्वार्थ के कारण। ईमानदार थी, ईमानदारी से अपनी बात रखती थी, सलाह देती थी, अच्छे बुरे दोनों की बात करती थी, सिर्फ खुश करने के लिए अच्छा ही नहीं बोलती थी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि वह झूठ नहीं बोलती थी। तो किसी की बात इधर उधर नहीं करती थी, इससे सुनकर उसको नहीं बताती थी, झूठ नहीं बोलती थी। तो ये सब ऐसे गुण थे जिसके कारण वह सबके दिलों पर राज करने का मतलब है सबको पसंद थी। जबकि वो काम वाम कुछ ज़्यादा करती नहीं थी, कोई मेहनत मशक्क़त, एक होता है ना कि घर का सारा काम संभाल रही है, तो उनका एक अलग तरह का इमेज हो जाता है घर के लोगों के बीच में कि बड़ी मेहनती हैं, सबको संभाले रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं करती थी, फिर भी वह दिलों पर राज करती थी। तो इसका मुख्य कारण यही था कि वह झूठ नहीं बोलती थी, किसी की बात इधर से उधर नहीं करती थी, किसी का राज जान गई तो उसको दूसरे को बता दिया, ऐसा नहीं करती थी। ईमानदारी से अपनी बात रखती थी, किसी को ऐसा नहीं कि चापलूसी के कारण खुश करने के लिए किसी को अच्छा ही कह दिया, नहीं, अच्छा को अच्छा बुरे को बुरा कहती थी। तो ये ऐसे गुण होते हैं जो किसी के भी व्यक्तित्व को प्रभावी बना देते हैं। तो ये सारे गुण उनमें थे जिस कारण से वह दिलों पर राज करती थी सबकी। दूसरा था, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका के घर का जो माहौल था, दादी के घर का, तो वहाँ इनके तो पिता आज़ादी की लड़ाई वाले थे, ये तो हम पहले ही जान गए। लेकिन कुछ लोग उसमें अंग्रेज़ों के प्रशंसक भी थे उनके घर में। जैसा कि कहा गया कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे वो भी अंग्रेज़ों के मुरीद थे कुछ कारणों से। घर में अलग अलग विचार के लोग रहने के बावजूद एक एकता का माहौल था। एकता का माहौल था कि मतलब सब आपस में मिलजुल कर रहते थे, भले ही उनके विचार अलग अलग थे। सब लीक से हटकर चलने वाले थे। जैसे परदादी के बारे में कहा कि मन्नत मांग लिया कि पहले बहू को बेटी हो जाए। घर में 5 बेटियां हो गई, फिर भी किसी को यह नहीं महसूस होने दिया गया कि तुम बेटी हो इसलिए तुम कुछ हीन भावना मन में रखना चाहिए हमें। किसी तरह की शिकन नहीं आने दी गई। हर एक सदस्य को उसकी निजता का अधिकार था। हर सदस्य एक अपनी प्राइवेसी में रह सकता था, कोई किसी की निजता में दखल नहीं देता था। यहाँ तक कि किसी की चिट्ठी आती थी तो कोई नहीं पूछता था कि क्या लिखा हो, भले बहन की ही चिट्ठी क्यों नहीं हो और माँ को यह जानने की इच्छा हो कि उसकी तबीयत खराब थी, अब ठीक हुई कि नहीं, लेकिन फिर भी वह अपने से नहीं पूछती थी कि क्या लिखा है, जब तक कि पढ़ के खुद नहीं बताना चाहे। तो इस तरह उनके घर के माहौल में क्या था कि सब लोग लीक से हटकर चलने वाले थे। पिता अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे तो कुछ लोग अंग्रेज़ों के मुरीद भी थे घर में। अलग अलग मत होने के, अलग अलग विचार के लोगों के रहने के बावजूद सब में एक बढ़िया एकता थी, बहुत अच्छी एकता की भावना थी सब में। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से जानते थे और एक दूसरे की निजता का सम्मान करते थे। एक दूसरे की निजता का सम्मान करते थे। कोई भी अपना विचार किसी पर थोप कर उससे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवाता था। तो इस तरह घर में एक अमन चैन का माहौल था, एक अच्छा माहौल था जिसमें सब लोग अपना अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी सकते थे और जी रहे थे। तो इन्हीं बातों को आपको लिखना है अपने शब्दों में। जितना बढ़िया आप इसको लिख सकते हैं, कहानी को और 1-2 बार पढ़िएगा, फिर आपको और बढ़िया समझ में आएगा कि इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पुतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। ये आप अपनी कल्पना से आपको लिखना है, इसमें कोई बंधन नहीं है कि उन्होंने क्यों मन्नत मांगी। तो लड़कियों की क्या आवश्यकता है, इस पर आप जोर दे सकते हैं इसमें।
लड़कियों की का समाज में क्या स्थान उस समय रहा होगा, उसमें वो अपना कुछ योगदान देना चाहती होंगी। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे लड़कियों का होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था उस समय, खास करके उस समय, या अभी तक भी लोग चाहते हैं कि मुझे बेटा हो जाए। बेटी होने पर अब लोग कुछ खुश होने लगे हैं, लेकिन अधिकांश लोग, चूंकि हमारे समाज में एक परंपरा है कि वंश जो है वो बेटे से चलता है, ऐसा मतलब पितृसत्तात्मक हमारा समाज है, जिसमें लड़के के वंश को ही वंश माना जाता है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है कि लोग बेटे की चाह रखते हैं। दूसरा, जो दहेज प्रथा वगैरह भी एक बड़ा कारण था कि लोग बेटियों को से थोड़ा सा हिचकिचाते थे कि अब बेटी हो गई तो इसकी शादी करनी होगी, उसके लिए पैसा जमा करना होगा, उसके लिए दहेज देना होगा। बहुत सारी बातें लोगों के दिमाग पे होती थी, जिनके कारण लोग बेटियों का होना बहुत अच्छा नहीं मानते थे। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि बेटियां होना कितना ज़रूरी है, बेटी नहीं होगी तो समाज चल नहीं पाएगा। तो अब धीरे धीरे लोग उसको स्वीकार करने लगे हैं। तो तब की स्थिति में उन्होंने जो मन्नत मांगी होगी, तो इससे ये पता चलता है सबसे पहले तो कि वह एक लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। उनको यह समझ थी कि समाज में बेटियों का क्या महत्व है। तो वह समाज के सामने एक उदाहरण रखना चाहती होंगी कि नहीं, बेटियां होना बेहद ज़रूरी है। जितनी खुशी हमें बेटे के होने से होती है, उतनी ही खुशी बेटी के होने से होना चाहिए। जैसे हम बेटों के लिए मन्नत मांगते हैं, वैसे हमें बेटियों के लिए मन्नत मांगना चाहिए। तो एक उदाहरण वो प्रस्तुत करना चाहती होंगी कि समाज में एक संदेश जाए कि नहीं, बेटियों का भी उतना ही महत्व है। उनको लगता होगा, जो समाज में उस समय बेटियों की स्थिति है, तो उससे उनका मन अस्थिर होता होगा, लगता होगा कि यह गलत हो रहा है, समाज में बेटियों के साथ अन्याय है, लोग उनका नहीं चाहते हैं उनको जन्म देना। या अगर किसी को बेटियां होती थी तो उस महिला को बुरा भला कहा जाता था कि ये कुलक्षणी है, इसको सिर्फ बेटियां होती है। लोग साइंटिफिक रीजन वगैरह पर, पढ़े लिखे लोग उतने थे नहीं, इतना शिक्षा था नहीं थी, तो लोग जिम्मेवार समझे। कई बार लोग दूसरी शादियां कर लेते थे कि ये जो महिला है इसको तो सिर्फ बेटी होती है, तो मैं दूसरी शादी करूंगा और उससे मुझे बेटा होगा। ऐसी सामान्य बातें थी ये, ऐसी चीज़ें हर घर में हो जाया करती थी और इसको बहुत सामान्य मानते थे लोग। कानून वगैरह का भी इतनी कड़ाई से उस समय नहीं था पालन करने वाला कोई, कि उस पर कोई केस कर दे या कोई पुलिस पकड़ के ले जाए कि आपने दूसरी शादी कैसे कर ली। महिलाएं भी मान लेती थी कि हाँ, मेरा तो ऐसा ही किस्मत है, मेरी तो सिर्फ बेटियां होंगी, तो दूसरी शादी करेंगे तो इनको बेटा हो जाएगा तो वंश चलेगा। ऐसी बहुत सारी बातें समाज में थी जिससे परदादी का मन जो है वो बेचैन होता होगा और वो चाहती होंगी कि एक उदाहरण समाज के सामने रखा जाए कि नहीं, बेटों की तरह ही बेटियां भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे लोग बेटों के लिए मन्नत मांगते हैं, वैसे बेटियों के लिए भी माना जा सकता है। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में रही होंगी। तो ये बात आपको अपनी कल्पना से लिखना है। आप और बढ़िया कुछ लिखिए इसमें मिला के। पांचवा है, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आप इसमें उस प्रसंग को ले सकते हैं जिसमें परदादी ने बड़ी सहजता से उस चोर को शरीफ बना दिया। आप सोच के देखिए, अगर कोई चोरी कर रहा है तो क्या आपके कहने से वो सीधा हो जाएगा, शरीफ हो जाएगा, खेती बाड़ी करने लगेगा, सामान्य जिंदगी जीने लगेगा? नहीं। उसके लिए या तो उसका मन अचानक बदले कभी, नहीं तो डर से, पुलिस वगैरह के डर से ही बदले तो बदले, नहीं तो ये एक स्वभाव होता है। तो जिसको, और पूरी तरह कभी नहीं बदलता, वह डर से फिर कुछ ये नहीं करने के बदले कुछ और हेरा फेरी करने लगेगा। तो ऐसी चीज़ें हमने समाज में देखा है। लेकिन यहाँ है जो प्रसंग हमने इसमें पढ़ा कि कैसे परदादी जी ने उसको एकदम बेहद सामान्य तरीके से, बिना किसी प्रयास के, उसको अचानक ही चोर से एक खेतीहर किसान बना दिया। तो इस प्रसंग का उदाहरण देते हुए हम लोग इसको बता सकते हैं कि डराने धमकाने का एक मनुष्य में प्रतिक्रिया होती है। डराने धमकाने की, अगर मैं तुमको डराता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नहीं,
ये करो नहीं तो तुम्हारे साथ ये बुरा हो। तो आप उस डर से कोई काम करते हैं, आप उससे कन्विंस नहीं होते हैं, आप सहमत नहीं होते हैं, आप डर से कर लेते हैं। तो फिर जैसे ही आपको मौका मिलता है आप दोबारा वही काम करने लगते हैं। तो इसलिए जैसे और एक उदाहरण आप देखिए, बच्चे घर में टीवी देखते हैं तो उसको डांटा जाता है, हमेशा क्या टीवी देखते रहते हैं। पापा डांटते हैं उसके माँ को। अब पापा चले जाते हैं बाजार तो वो टीवी देखने लगते हैं, मम्मी उनको डराती है, टीवी देख रहे हो, पापा आएंगे बहुत मार मारेंगे, बहुत डांटेंगे, कुछ भी जिस तरह से वो डरा सकती हैं ये कहती हैं उसको। बच्चा डर जाता है या पापा की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही टीवी वगैरह बंद करके किताब उताब खोल के बैठ जाता है। फिर अगली बार जैसे ही पापा निकलते हैं या पापा को कहीं 2 दिन के लिए जाना होता है तो बच्चा खुश होता है कि नहीं मैं तो अब टीवी देखूंगा जम के, पापा तो 2 दिन आने से रहे। तो वह उतनी ही देर उस बात को मानता है जितनी देर उसको भय होता है, उसको लगता है कि इनके सामने या इनके द्वारा पकड़े जाने पर दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब इसी चीज़ को दूसरी तरह से देखिए कि अगर पापा उसको डांटने के बजाय यह समझाएं कि बेटा आपके पढ़ने का समय है, आप इतना ही देर टीवी देखिए, थोड़ी देर देख लीजिए, पढ़ने के समय पर आप पढ़िए, इससे आप अच्छे आदमी बनेंगे, आपको ज्ञान होगा, आपके साथ ये बढ़िया हो सकता है। पापा कहते हैं अगर ऐसा, फिर अगर पापा नहीं है तब मम्मी उनको यही बात समझाती है या घर में जो भी बड़े हैं वो समझाते हैं, बजाय इसके कि उनको कहे कि पापा आ जाएंगे तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी, टीवी देख रहे हो ना, आते हैं पापा तो बताते हैं। ये कहने से काम नहीं होता। इसके बजाय अगर मम्मी भी उसको यह समझाएं कि बेटा पापा ने क्या समझाया था, अच्छी बात थी, देखो ऐसा होता है, उसमें कुछ अपने तरफ से भी वो अगर समझा देती हैं उसको, तो हो सकता है कि वो इस चीज़ को मान ले या किसी उदाहरण से, किसी कहानी के माध्यम से उसको समझाया जाए। तो ये एक उदाहरण मैंने दिया, हालांकि इसमें इस बात का भी है कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव, उपदेश भी बहुत ज़्यादा देने से वो वही काम करता है जो डराना धमकाना करता है। तो आप हमेशा किसी को उपदेश दे रहे हैं, अरे ये बुरी बात है, ये बुरी बात है, टीवी देखना बुरी बात है, तो वो फिर आपसे बचा के देखेगा, वो आपके सामने कोशिश करेगा नहीं देखना है, कौन इतना ज्ञान ले। सहजता का मतलब है कि किसी को भी अगर हम किसी बुरी लत को छुड़वाना चाहते हैं या बुरी आदत से दूर करना चाहते हैं, तो सहजता का मतलब यह है कि हम विश्वास पूर्वक उसको अपने विश्वास में लें पहले, और उसको इस बात के लिए सहमत करें, उसको ऐसे उदाहरण दें या उसको इस तरह से बता दें कि वो सहमत हो जाए कि नहीं ये सही बात है, उसके अंदर से यह आवाज़ आए कि नहीं ये गलत चीज़ है, जो मैं कर रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं वो सही है। तो वैसी स्थिति में वह बदल जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर उसको भय दिखाकर या ज्ञान देकर कहा जाए छोड़ने के लिए, तो वो नहीं छोड़ेगा, वो आपके सामने सिर्फ नहीं करेगा, बाकी समय में वो करेगा, आपसे बचा के करेगा। तो यहाँ आप प्रसंग में परदादी वाला लिख सकते हैं कि कैसे चोर आया तो परदादी ने उसको डराने धमकाने के बजाय जब वो पकड़ा गया, पहले तो परदादी को पता नहीं था कि यह है कौन, लेकिन जब वो पकड़ा गया तब तो उन्होंने जान लिया कि यह चोर है। तो बोल सकती थी कि अरे अरे ये चोर है, मैंने तो समझा कि कोई अपने यहाँ का दरबार वगैरह है, लोग उसको पीट पाट के पुलिस वुलिस में दे देते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उसको क्या कहा, उन्होंने अपना जो लोटा जिससे वो पानी पी रही थी वो बाकी का पानी उसको पिला दिया, बोला एक लोटे से पानी पिया, हम लोग अब माँ बेटे हो गए, मतलब ये मेरा बेटा हो गया। तब ये कैसा चोर, ये तो इसी का घर है। तो यह एक क्रिया, एक सहज और सरल क्रिया थी जिसको परदादी ने किया और उसका मन बदल गया। बोला ऐसा भी आदमी होता है यार कि चोर को बेटा बना ले, कह कि नहीं ये तो मेरा बेटा है, इसको कुछ मत करो। और उन्होंने क्या पूछा उससे कि अब तुम बेटा तो हो गए बेटा, अब तुम चोरी करो चाहे खेती करो, देख लो। तो यह एक ऐसा तरीका था कि चोर का मन अचानक ही बदल गया, उसको झटका लगा कि ऐसा भी हो सकता है। और वही अगर उसको पुलिस में दे देती या लोगों के द्वारा मार पिटाई होती तो उसके दिमाग में होता कि अच्छा रुको, जब मौका मिलेगा तो इससे ही बड़ा शेर मारूंगा तुम्हारे घर में, पकड़वाए हो ना, बदले की भावना, प्रतिक्रिया आती है उसके मन में।
लेकिन उसको छोड़ना और उसको अपनापन दिखाना उसके मन को छू गया और वह चोर चोरी करना छोड़कर खेती करने लगा। तो यह एक बड़ा उदाहरण है जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि सहजता से किसी को आसानी से बदला जा सकता है, सही राह पर लाया जा सकता है, ना कि डरा धमका कर या उपदेश देने से। शिक्षा बच्चों के जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। कर्नाटक, लेखिका कर्नाटक गई तो वहाँ छोटा सा कस्बा था, वहाँ स्कूल वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले उस क्रिश्चियन बिशप से अनुरोध किया कि एक स्कूल खुलवा दीजिए, बच्चे पढ़ लेंगे। उसने कहा कि यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी कम है, क्रिश्चियन जनसंख्या कम है, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा तो सबको मिलना चाहिए, दूसरे धर्म के लोगों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को। जब वो नहीं माना तो उन्होंने एक स्कूल खोला और उसमें जितनी ज़रूरत थी उतनी शिक्षा की व्यवस्था की। अपने और अपने कुछ साथियों की मदद से एक स्कूल खोला, अपने 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ दिक्कत थी। तो इन्होंने एक स्कूल खोला और उसमें प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था की गई, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की, जिसमें कि इनके बच्चों के साथ साथ अन्य अधिकारियों के बच्चे और उस गांव के बच्चे या उस कस्बे के बच्चे पढ़ने लगे और बाद में बाहर के बड़े बड़े स्कूलों में उनका दाखिला हो गया। तो यह एक ऐसा प्रयास था जो कि सामान्य लोग नहीं करना चाहते हैं। वो कहीं और व्यवस्था देखते या वहाँ से कहीं और जाकर रहने लगते घर लेके। लेकिन उन्होंने शिक्षा का, बच्चों का अधिकार है, इस कारण से, इस बात को महत्व देते हुए वहाँ एक स्कूल खोलने की व्यवस्था की। सिर्फ अपने 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए तो वो कहीं जा सकती थी, वो बेंगलोर जाके रहने लगती। आज भी बहुत से लोग रहते हैं घर किराया लेके शहरों में सिर्फ पढ़ाने के लिए। उन्होंने ये करने के बजाय पूरे समाज का सोचा, सभी बच्चों का सोचा और इस बात को गंभीरता से लिया कि शिक्षा पर तो सभी बच्चों का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी का या क्रिश्चियन धर्म के बच्चों का ही अधिकार है, जो वो रहेंगे तभी ये लोग स्कूल खोलेंगे। उन्होंने उस बात का विरोध किया और कहा कि नहीं, शिक्षा पर तो सभी बच्चों का अधिकार है। इसके लिए जो इसके पक्ष में जो प्रयास था उनका यही रहा कि उन्होंने एक स्कूल खोला और उसमें वहाँ के सभी बच्चों को पढ़ाया, जिससे कि उनके आगे के स्कूलों में दाखिला का अवसर बना जब वो बड़े क्लास में गए। इसको आप उस प्रसंग को पढ़िएगा और फिर लिखिएगा। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा के भाव से देखा जा सकता है। अब यहाँ लेखिका की माँ की बात कीजिए आप। उनमें गुण, दिखने वाले गुण कम थे। एक बहू से लोग क्या उम्मीद करते हैं, पूरे घर को संभाले, देखभाल करे, सबकी, बुजुर्गों की सेवा करे, बच्चों का ध्यान रखे, ये सब चीज़ें रखते, लेकिन ऐसा कोई गुण उनमें था नहीं। फिर भी उनको पूरे घर में श्रद्धा मिलती थी। क्यों? क्योंकि उनमें सच्चाई थी, ईमानदारी थी। वह इधर की बात उधर नहीं करती थी, अर्थात किसी की चुगली नहीं करती थी किसी से, किसी के बात को दूसरों को नहीं बता देती थी, सबकी निजता का सम्मान करती थी, सच बोलती थी, झूठ कभी नहीं बोलती थी, जैसी सलाह की जिसको ज़रूरत होती थी वैसा ही देती थी, ना कि खुश करने के लिए किसी को उसके मन के लायक सलाह देती थी। तो ये ऐसे गुण होते हैं जिनका ऐसे गुण जिनमें होते हैं, वैसे लोगों को हमेशा श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। आठवां है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका की बहन एक धुन की पक्की लड़की थी। उसके मन में जो धुन सवार होता था वो करती थी। वह तर्कों को मानने वाली लड़की थी। बिना तर्क के वह किसी बात को सीधे सीधे नहीं मान लेती थी। बारिश हुई तो स्कूल बंद होगा, इसकी कोई सूचना नहीं मिली, तो उसने नहीं माना कि सूचना नहीं मिली।